हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, फटाफट आप जुड़ जाइए और फटाफट शेयर कर देंगे उन साथियों को जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं। कम से कम वो जुड़ सकें। दोस्तों, शेयर करने का काम आपका होता है, आप दबा के शेयर किया करिए। बिल्कुल भी हिचकिचाया मत करिए भैया। देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका भी दायित्व है कि आप शेयर करेंगे, है ना? चलिए शेयर कर दीजिए फटाफट। दोस्तों, कल हमने देख लिया था 30 क्वेश्चन तक। राजन सीरीज में साइंस का 30 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। आज 31 क्वेश्चन नंबर से सीरीज से हम देखेंगे और इसमें बिल्कुल डिटेल में जानेंगे दोस्तों, क्योंकि यह लेंदी वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कहा जाता है ना, बड़ा वाला जो आता है ना आपके लास्ट में, या फिर कह लीजिए कि बोलते हैं ना शॉर्ट एक होता है, और आपका कह लीजिए कि बड़े में जो आता है सबसे बड़ा, यही है दोस्तों। देखिए कितना बड़ा है क्वेश्चन, देख रहे हैं? इसका आंसर देखिए। आपको इतना ज़्यादा लिखना तो कह लीजिए, रटना तो नहीं है दोस्तों। बस समझ लेंगे तो आप अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन, स्टार्ट कर लेते हैं। वायु प्रदूषण पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। जो वायु प्रदूषण है दोस्तों, इसमें संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। वातावरणीय प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो वातावरणीय प्रदूषण होता है, सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वातावरण का प्रदूषित होना ही प्रदूषण है। वातावरण प्रदूषित हुआ तब प्रदूषण होगा, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। अभी आप नीचे देखेंगे, वातावरण के सभी घटक संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इन घटकों की मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है या कुछ हानिकारक घटक प्रवेश कर जाते हैं, तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है। और इसका वातावरण कि इस जो ये प्रदूषण होता है दोस्तों, ये जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसका। जिससे कि जैसे हम लोग भी तो जीव के अंतर्गत आते हैं ना, तो हम लोग पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसका। यही वातावरण प्रदूषण है मित्रों। अब देखिए, प्रदूषक क्या होता है? वे पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। जैसे घरेलू कचरे, गंदा जल और मलमूत्र, ये सब क्या है दोस्तों? प्रदूषक हैं, है ना? प्रदूषक के प्रकार कितने होते हैं? जैसे कि जीवधारियों द्वारा अक्षयकारी प्रदूषक और जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषक। अब जीवधारियों द्वारा अक्षयकारी प्रदूषक क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम आप जैसे मान लीजिए, हम लोग किसी भी पॉलीथीन वाले पैकेट को, मतलब कि पैकेट वाले किसी भी फूड को हम लोग खा रहे हैं, और पैकेट को क्या किए, बाहर फेंक दिए। अब बाहर फेंक दिए तो क्या हो गया? वो एक तरह से उड़ रहा है, कचरे में जा रहा है, कहीं किसी के घर में जा रहा है। मतलब ये क्या है? एक तरह से प्रदूषण ही तो है। मतलब कि आर्सेनिक हो गया, लौह हो गया, प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, एल्युमिनियम हो गया दोस्तों। ये सब क्या है? एक तरह से प्रदूषण ही तो है। जैसे हमने, आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग केन लिए, जो पेप्सी वाली केन है, पिए और उसे फेंक दिए। बहुत सारे लोग कह लीजिए जो बिसलेरी वाली बॉटल लेते हैं, कहीं आने-जाने में, कैरी करने में बहुत आसानी होता है ना, इस वजह से लोग ले लेते हैं, क्योंकि रास्ते में मिल जाता है। ₹20 दिए, उसको ले लिए। अब क्या हुआ, पानी खत्म, तो बॉटल सड़क पे, रोड पे आ जाएगा। या फिर बस में ही जिससे यात्रा करते हो, जिस भी अपने यात्रा से, जिस भी वाहन से वो यात्रा करते हो, वहाँ पे फेंक देंगे। तो क्या होगा? इस तरह प्रदूषण ही तो होगा। जो हमारे जीव-जंतु हैं, वो खाएँगे उसे, और उनको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाते हैं डाइजेशन में दोस्तों उनको, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं, फेस करने को मिल जाते हैं, है ना? तो याद रखेंगे दोस्तों, यह बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषक क्या होता है? जैसे कागज़ हो गया, कूड़ा-करकट हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, यह सब हो गया दोस्तों। छोटे पैमाने पर बात करें, है ना? छोटे पैमाने पर ये वे प्रदूषक हैं जिनका पूर्ण विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। इसे बोलते हैं दोस्तों क्या? क्षयकारी प्रदूषक। और जिनका नहीं होता है विघटन दोस्तों, कह लीजिए कि जिनका विघटन नहीं होता, जैसे प्लास्टिक का विघटन होता है कभी, 100 साल बाद तक वह ज़िंदा रहता है दोस्तों। मतलब कि उसका जो जीवन काल है प्लास्टिक का ना, बहुत बड़ा है दोस्तों। आर्सेनिक हो गया, डीडीटी हो गया, जिससे बम वगैरह का निर्माण करते हैं। एल्यूमीनियम हो गया, ये सब बहुत कम पिघलते हैं ना, पिघल तो जाते हैं लेकिन नष्ट बहुत जल्द नहीं होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जैव प्रदूषक अच्छा क्या होते हैं? बायो पॉल्यूटेंट जिसे बोलते हैं दोस्तों। कुछ पौधों के परागकण, कवकों के बीजाणु, जीवाणु आदि जैव प्रदूषक कराते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया, रेडियोधर्मी प्रदूषण जिसमें कि पोलोनियम, यूरेनियम, ये सब आ जाते हैं आपके एलिमेंट, है ना? पोलोनियम, यूरेनियम कह लीजिए, और आपके बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण हो गया, ये सब क्या हैं दोस्तों? एक तरह से आपके क्या हैं? वातावरणीय में जैव प्रदूषक के काम करते हैं, बायो पोल्यूटेंट्स होते हैं, है ना? याद रखेंगे मित्रों। अगर ये सब लिमिट में होते एक, तब तो बात तो पक्की है, तब तो सही रहता, काम सब फिट है। लेकिन अगर ये लिमिट में नहीं होते हैं, तो ये प्रदूषण का कारण बन जाते हैं, है ना? याद रखेंगे मित्रों।
अब देखिए ग्रीन हाउस के बारे में हमने बिल्कुल विधिवत आपको बताया है, तो आप ग्रीन हाउस के बारे में विधिवत यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना? ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ता है? आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने बताया था, सॉरी क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस जो होता है क्योटो प्रोटोकॉल के लिए होता है। ओज़ोन का क्षरण जो होता है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में है ना? वहाँ पे हुआ था। और क्योटो वाला जो सम्मेलन हुआ था भैया वो कहाँ पे हुआ था तो बता देंगे? वह कहाँ हुआ था भैया? जापान में हुआ था ना? तो इस तरह आप यह सारी संरचना इसमें लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। क्यों बढ़ता है तापमान? क्या कौन से गैस कारण होते हैं? ज़्यादा एक्सेस में कौन से गैस आ जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगता है? ग्लोबल वार्मिंग होना चाहिए मित्रों, लेकिन एक लिमिट विट में। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा नहीं ना, तो पता है हम लोग जीवित तो रहेंगे ही नहीं। ग्लोबल वार्मिंग होना चाहिए लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर सॉरी यह संरचना हमको देखने को मिल जाती है कि क्या हुआ कि भैया देख रहे हैं कि शाम में बारिश मतलब बारिश हुई, फिर उसके बाद कह लीजिए बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी उमस होने लगा। तो उमस क्यों होता है पता है? ऊपर बादल की वजह से। और जो रेडिएंट जो रेडियो एक्टिव कह लीजिए रे होते हैं, सन से आने वाले बहुत सारे रे होते हैं दोस्तों, वह तो कुछ ओज़ोन परत द्वारा हमारे उसी जगह खत्म हो जाते हैं। मतलब ऊपर हिट हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि आ जाते हैं छन के। और जो आ जाते हैं दोस्तों ना, वो क्या होते हैं कि गर्म जो होता है पूरा, वो इन्वायरमेंट के अंदर ही रह जाता है। जब बादल ऊपर बन गया तो जाते हैं ऊपर, ऊपर तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है फिर से लड़ के वापस आ जाते हैं। और यही ही जो है हमारा वातावरण का हीट का कारण बन जाता है। और यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। जब ग्लोबल वार्मिंग हीट बढ़ेगा अर्थ का, तो क्या होगा? जितने भी आपके कह लीजिए कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे जितने भी आपके बर्फ के बड़े-बड़े भैया हैं, जितने भी ग्लेशियर हैं सब पिघलना स्टार्ट होंगे। तो बाढ़ वगैरह की संभावनाएँ होती हैं, बहुत सारे कह लीजिए नेचुरल फिनोमेना होने लगते हैं फिर ना। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, पूरा चीज़ आप लिख सकते हैं। देखिए हमने आपको बता दिया, जितना यहाँ पे लिखा है ना, पूरा हमने इस तरह बक दिया। तो आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, है ना? देख लीजिए, एक बार आप 2-3 स्टेप में 4-5 स्टेप में लिख देंगे, जैसे शीशा भी लेड सबसे बड़ा कारण होता है ना? दोस्तों याद रखेंगे, जैसे कि फेफड़ों में सूजन हो जाता है जब जैसे हमारी लंग्स क्या करते हैं, लंग्स बहुत ज़्यादा नाज़ुक होता है दोस्तों, है ना? बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि एक तरह से वह जैसे हम लोग का बाह्य परत होता है, चमड़ा वगैरह, चर्म जो होते हैं, हम लोग का स्किन होता है, थोड़ा ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन अंदर का जितने भी पदार्थ, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे अंदर के सिस्टम है मित्रों ना, वो बिल्कुल ही मुलायम है ना? एक तरह से कह लीजिए। उन पे अगर थोड़ा-सा भी धूल-कण वगैरह जम जाते हैं, तो वो अपना कह लीजिए कि जो बायोलॉजिकल कार्य है उनका, वो अपना सिस्टम अपना बंद कर देते हैं और दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे देखते होंगे बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे लंग्स में दिक्कत होने की वजह से ये बलगम वगैरह बनने लगते हैं। और कह लीजिए एक तरह से होना भी चाहिए, लेकिन लिमिट में होना चाहिए। तो ये दोस्तों किस कारण से होता है तो बता देंगे, जो लेड होता है, लेड देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, लेड हो गया, ये सब स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानिकारक हानि पहुँचाते हैं। हानिकारक पदार्थ है दोस्तों, स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। तो ये बातें याद रखेंगे, जो हमारे डायरेक्ट फेफड़े पे इफ़ेक्ट करते हैं, फेफड़े में सूजन आ जाती है, तो साँस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। तो बहुत सारे इस तरह क्रिएट होते हुए चले जाते हैं, जो हमारी श्वास नलियाँ बंद हो जाती हैं, तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है ना? तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे इसमें। देखते हैं जो बलगम वगैरह बनता है, तो बलगम के कारण ही जो कफ बनते हैं ना, खाँसी जो अगर आती है ना, तो ये बलगम के कारण ही आती है ना? एक तरह से वाइब्रेट करता है बलगम। देखते हैं विक्स की गोली खाइए और बलगम दूर भगाइए, इस तरह कहता है ना, खिच-खिच दूर भगाइए। तो वही सर यहाँ पे है ना? आप इस चीज़ को जानेंगे। चलते हैं आगे। दोस्तों औद्योगिक संस्थान भी इसमें कारण होते हैं, जैसे बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पे निकाल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल रहे हैं दोस्तों। कह लीजिए कि नाइट्रस ऑक्साइड निकाल रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रदूषण का ही तो कारण है दोस्तों, है ना? जैसे ओज़ोन ओज़ोन हो गया, पैन हो गया, जिसे बोलते हैं पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट बोलते हैं। ये दोनों ही पौधों के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। पैन हो गया, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश कर्म के चलने में बाधा पहुँचाता है, जिससे कि जो हमारे पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो खाना वगैरह अच्छे से नहीं बनेगा। जब खाना अच्छे से नहीं बनता है तो पता है आपको क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलने लगेंगे। जैसे श्वसन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है भैया ये पैन जो होता है ना? पैन मतलब क्या? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। जैसे सिर दर्द का कारण बनता है, आँख में जलन होने लगती है और दोस्तों कह लीजिए श्वसन रोध हो जाता है, मतलब कि साँस रोधी एक तरह से उत्पन्न हो जाता है, लगता है कि दम घुट रहा है। तो इस तरह से यह कारण बहुत पैन जो है बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे आप, है ना? चलते बहुत सारे कारण हैं, आप एक बार इसे पढ़ लेंगे, है ना? चलिए, नीचे देखिए वायु प्रदूषण का नियंत्रण दोस्तों, वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है आपको पता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि पौधे लगाइए, पेड़-पौधे लगाइए, जो नदी के किनारे जितने पेड़-पौधे आप लगाएँगे ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा होगा।
अपने घर के आस-पास, अपने बर्थडे पे, अपने किसी स्पेशल डे पे आप एक पौधा ज़रूर लगाइए, जो आपको हमेशा याद रहेगा मित्रों, है ना? किसी भी स्पेशल डे के लिए आप लगाइए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है दोस्तों। घरेलू जो कूड़े-करकट हैं, उसे एक उचित स्थान पे फेंका जाए, ये भी एक कारण है दोस्तों, आप इससे रोकिए। स्वचालित जो वाहन हैं, उसको कम से कम यूज़ किया जाए। कम से कम यूज़ करने का मतलब है कि आप अगर कहीं अगल-बगल जा रहे हैं मार्केट में, तो गाड़ी वगैरह से ना जाएँ, पैदल चले जाएँ, साइकिल से चले जाएँ। जिससे कि क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, बहुत सारे प्रदूषण कम होगा, वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। पता है आपको, तेल की बचत भी होगी आपकी। और आपको एक बात और पता है भैया, कि आपका एक्सरसाइज़ हो जाएगा। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आपको पता है दोस्तों, जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेंगे गाड़ी से ना, वह सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक तरह से कह लीजिए कि अ, नील हरित जो प्रभाव है ना, उसमें ग्रीन ग्रीन हमारी जो एनवायरनमेंट है, उसका जो हीटिंग प्रभाव है, उसके विरुद्ध आपने काम कर दिया। मतलब कि नील हरित प्रभाव जो सरकार द्वारा चलाया गया है ना, एक योजना, उसमें आपने सहयोग कर दिया। अगर आप गाड़ी का कम से कम यूज़ करते हैं तब, है ना मित्रों? और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि औद्योगिक संस्थानों के चिमनियाँ हैं जो सो उनको सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में दूर रखा जाए। जैसे कि आपको पता होगा, जो औद्योगिक है, हमारे उद्योग धंधे हैं, बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, वो देखते होंगे ज़्यादातर दोस्तों, जो बच्चे अगर कहीं बाहर वगैरह काम करने गए होंगे तो जानते होंगे, कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो कह लीजिए कि दोस्तों, जो हमारा रीजनल एरिया होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, उससे बाहर होता है ना? वहाँ पे पेड़-पौधे लगाने के लिए जितने वो प्रदूषण करेंगे, सरकार उनको अगर पेनल्टी ठोक देगी दोस्तों, उनसे बोलती है कि आप जितना प्रदूषण फैलाएँगे बता दीजिए, आप उतने पेड़-पौधे लगाइए। देखते होंगे दोस्तों, आस-पास के जो पेड़-पौधे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा धूल-धक्कड़ से जम जाते हैं। और मतलब समझ रहे हैं, अगर वह ऐसे एरिया में होता जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, पब्लिक रहती है, तो पता है क्या होता? सबको लंग्स डिजीज़ हो जाते हैं, सबको लंग्स डिजीज़ होते, सबके आँख खराब हो जाते। दोस्तों, सबको मतलब लंग्स, साँस वाली बीमारी तो सबको हो जाती है, समझ रहे हैं ना? और जो बूढ़े-बुड्ढे हैं, जो 70-80 साल चलते हैं, 80-90 साल, वो तो भैया 50 साल में ही टें हो जाते हैं, है ना? तो याद रखेंगे दोस्तों, जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर प्राकृतिक गैसों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं पता है? हम लोग इससे खाना बनाते हैं, तो ये पूरी तरह से जलते नहीं हैं, और यही जब जलते नहीं हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। पता है आपको? अगर किसी बंद रूम में इन्हें पैक कर दिया जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे कि जान वगैरह चली जाती है आदमियों की, दम घुटने लगता है ना? इतनी बातें हैं, आप इसे याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, जैसे अम्लीय वर्षा का कारण H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल दिन प्रतिदिन पीला हो रहा है। वायु की संरचना क्या है, तो बता देंगे, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 1%। इसके बाद दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%, हाँ, अब बढ़ गया है। इसके बाद नियान, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, ये सब गैसें पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, दोस्तों फ्रियॉन गैस हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं। ओज़ोन परत स्ट्रेटोस्फीयर क्षेत्र में ही होता है, इसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। याद रखेंगे मित्रों, आपका सबसे भी निचला वाला मंडल जो होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, फिर आयनोस्फीयर होता है, फिर मेसोस्फीयर होता है, सॉरी, पहले मेसोस्फीयर होता है, फिर आयनोस्फीयर होता है, फिर एक्सोस्फीयर होता है, यानी कि आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, दोस्तों मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल होता है ना? ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहा जाता है, याद रखेंगे। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो फ्रियॉन सबसे घातक होता है दोस्तों, जो हम लोग के फ्रीजर वगैरह में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में। चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। याद रखेंगे मित्रों, आपको पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने बहुत अच्छा काम किया था। कब दोस्तों? उत्तराखंड में। आपको पता होगा कि जब पेड़ों की कटाई हो रही थी, इन्होंने रोका था और अपने साथियों को मतलब एकजुटता बनाकर और पेड़ों के साथ लोग चिपक गए थे। उसी को बोला जाता है चिपको आंदोलन। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए मेधा पाटेकर जी ने काम किया था, है ना? उनको कह लीजिए कि नोबेल अवार्ड भी दिया गया उसके लिए। याद रखेंगे मित्रों। मिनीमाटा रोग है दोस्तों, जो कि आपको पता है मरकरी के कारण होता है। मरकरी के कारण मिनीमाटा डिजीज़ हो जाता है। भोपाल त्रासदी दोस्तों 1984 में जो हुआ था दोस्तों, ये भी एक कारण था दोस्तों, याद रखेंगे। इससे भी कह लीजिए कि यहाँ से भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा हुआ था दोस्तों। अभी हाल ही में लॉकडाउन में आपको पता होगा, आपके विशाखापट्टनम में लीकेज हुआ था गैस का, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना? इसी 2020 में लॉकडाउन में, आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप देखिएगा न्यूज़ उठा के, तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों 1984 में मध्य रात्रि में आपको पता होगा, कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने में दोस्तों किस गैस का रिसाव हुआ था, तो बता देंगे, एक विषैली गैस थी जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 के दिन दोस्तों, भोपाल
भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश का कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे रिसा हुआ था दोस्तों। राष्ट्रीय वातावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दोस्तों नागपुर में है, यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु है, आप याद रख लेंगे। बीओडी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों। इसे बोला जाता है हिंदी में जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की मांग, है ना, याद रखेंगे मित्रों। देखिए बीओडी जो होता है दोस्तों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है दोस्तों, जल प्रदूषण का मापन होता है, याद रखेंगे, इसी से मापन करते हैं कितना जल प्रदूषण है। खरपतवारनाशी 24D एवं 245T होता है, यह इसका फार्मूला होता है, याद रख लेंगे। पर ऑक्सीमूलक का फार्मूला दोस्तों H2O होता है, O2 होता है, O होता है, OH आदि होते हैं, पर ऑक्सीमूलक होते हैं, याद रखेंगे। तो पर ऑक्सीमूलक प्लस ऑक्सीजन मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं, याद रखेंगे मित्रों। पर ऑक्सीमूलक प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर पैन यानी कि पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं दोस्तों। कोहरे और धुएं मिलकर धुंध का निर्माण करते हैं, स्मोग, आपको पता होगा। दिल्ली तो प्रदूषण रहता ही है, इस बार भी 2021 में भी दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला इलाका है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, कह लीजिए। धुएं और कोहरे को मिला देते हैं तो धुंध बनता है, जिसे स्मॉग कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषण में कौन कौन आ जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फ और आपका कह लीजिए कि भैया यह कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या आ जाते हैं भैया, प्राथमिक प्रदूषण में आ जाते हैं, याद रखेंगे। तो द्वितीयक प्रदूषण में जैसे ओजोन हो गया, आपका फ्रियॉन गैस हो गया, पैन हो गया, है ना, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यह हो गया। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। सामान्य श्रवण शक्ति 20 से कह लीजिए 25 से 30, वैसे तो जो WHO है भैया वो 45 सेट किया हुआ डेसिबल, याद रखेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन इतना बड़ा था, लेकिन आप यहाँ से बताएं बहुत सारे क्वेश्चन सीख लिए भैया, बहुत ही सारे। कल ही इतने सारे क्वेश्चन, ये अपने आप में एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं ना। इतनी सारे क्वेश्चन सीख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जल प्रदूषण पर एक टिप्पणी लिखिए। जल प्रदूषण क्या होता है? जल समस्त जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पता है आपको। प्यास लगती है तो आप दूध पीते हो, चाय पीते हो, बताओ क्या पीते हो? प्यास लगने का ही संकेत होता है कि पानी चाहिए, जिसका कोई कलर नहीं होता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ना, जिसका कोई भी अपने आप पे कलर होता ही नहीं है मित्रों, याद रखिए, जिसका कोई स्वाद भी नहीं होता है। आपको पता है जो वर्षा वाली पानी होती है वह शुद्ध नहीं होती है, वह एसिडिक होती है। लेकिन अगर जो हम लोग प्यूरीफाई करके पानी पीते हैं, जो शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, ना ही बेसिक होता है ना ही क्षार होता है। अपने आप में कोई स्वाद नहीं होता है पानी का दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जल जो है, जल ही जीवन है। पता है दोस्तों, आपके जो इन्वायरमेंट है, हम लोग का जो शरीर है, 5 मूल से मिल के बना है। पता है आपको कौन-कौन से? जैसे लकड़ी हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, आग हो गया और एक चीज़ बताइए? हवा हो गया। इससे मिलकर बना है। 5 मूल हम लोग बोलते हैं ना, 5 मूल तत्वों से मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। इसी स अगर इन पाँचों में से कोई एक भी नहीं है ना, तो शरीर का निर्माण होगा ही नहीं मित्रों। मतलब किसी भी चीज़ का निर्माण, मतलब हम लोग को जीने के लिए इस पाँचों चीज़ की बहुत ही अहम ज़रूरत होती है। ये चीज़ याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप लिख देंगे ना, बहुत सारे अच्छे-अच्छे जो टीचर होते हैं भैया यही सब देखते हैं कि बच्चा क्या लिखा है। जो जल पीने योग्य नहीं है, वह प्रदूषित जल कहलाता है, और जो पीने योग्य है, तो वह क्या कहलाता है भैया? वह भैया कह लीजिए कि स्वच्छ जल कहलाता है, प्यूरिफाई जल, जैसे कि आप लोग घर में पीते होंगे, है ना, देखते होंगे। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं? जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं घरेलू अपशिष्ट पदार्थों का जलाशयों में डालना, मनुष्य विभिन्न प्रकार के घरेलू कूड़े, करकट को, धूल आदि को जलाशयों में डाल देता है, जिससे कि प्रदूषित हो जाता है जल भैया। औद्योगिक संस्थान जहाँ पे कल पुर्जे हैं, कारखाने हैं बड़े-बड़े, वो क्या करते हैं, सीधे गंगा जल में, यमुना नदी में, गंगा में, तो सब अपना सीधा-सीधा सीवर खोल देते हैं, और पूरा का पूरा गंगा कह लीजिए कि प्रदूषित हो जाती है। ये सब सबसे बड़े कारण हैं, जो आपके इंडस्ट्रीज़ हैं। शवों का विसर्जन नदियों में करने से भी जल प्रदूषण हो जाता है भैया। पशुओं को तालाब, पोखरों में आदि में नहलाने से भी प्रदूषण होता है। नगर पालिका में भूमिगत नालियों के द्वारा बस्तियों में निकला मल-मूत्र प्रायः नदी, बड़े तालाबों आदि झीलों को, मतलब बहुत, अथवा झीलों वगैरह को क्या करते हैं भैया, गंदा कर देते हैं, है ना? किसान अपने फसलों को कीड़ों-मकोड़ों, जीवाणुकों और कवकों आदि से बचाने के लिए कीटाणुनाशक पदार्थ का उपयोग करते हैं। फिर उसमें क्या होगा, बारिश होता है, बारिश होगा तो क्या होगा, पानी बह के जाएगा, जहाँ पे जाएगा वहाँ प्रदूषण का कारण बनाएगा भैया, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे 2,4-D हो गया आदि का प्रयोग करते हैं, इससे क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। समुद्र में तेल द्वारा भी प्रदूषण होता है जल, याद रखिए मित्रों। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में रूस में एक नदी है भैया, वहाँ पे बहुत बड़ा मात्रा में कई टन दोस्तों तेल की जो बड़ी-बड़ी टैंकर होते हैं, तेल जो आयात करते हैं दूसरे देश से, वह
समुद्र में गिर गए थे। वह एक नदी है दोस्तों, देखिए नाम इस समय नहीं याद आ रहा है हमें, रूस की एक नदी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों, अगर उसको साफ़ किया जाए ना, कम से कम 100 साल लगेंगे साफ़ करने में उसमें, समझ रहे हैं कि नहीं? 100 साल लगेंगे मित्रों, उसका जुर्माना उसे भरना पड़ा रूस को। क्योंकि पता है अगर तेल ऊपर गिर जाते हैं तो मछली वगैरह जितने भी जीव-जंतु हैं अंदर ना साँस वगैरह ले नहीं पाएँगी। तेल एक आवरण क्रिएट कर देता है। नीचे हवा पानी कुछ जाता ही नहीं है, तो अंदर के जो जीव-जंतु होंगे वो तो दम घुट के मर जाएँगे। हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन से ही पता चलता है, ऑक्सीजन की मात्रा से ही पता चलता है कि भैया जल कितना शुद्ध है। समझ रहे हैं कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड से पता चलता है जल कितना प्रदूषण है। इसके जो जल प्रदूषण है दोस्तों, जो तेल गिर जाता है जब समुद्र में, तो इसके अनेक कारण होते हैं, जैसे जहाज़ों से तेल रिसाव, अभी हमने आपको बताया जनरेटर से निकला तेल आदि। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या होता है? जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जल प्रदूषण से मानवों में पीलिया, टाइफाइड यानी कि जो आपके जो वायरल डिजीज़ है ना, बहुत सारे हो जाते हैं। दोस्तों जापान में मिनीमाटा की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरों पारे की अधिकता वाले जल में रहने वाले मछलियों को खाने से मर गए, है ना? यह भी एक कारण है दोस्तों, जापान में ये ऐसा हुआ था। पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों। नाइट्रेट याद रखेंगे दोस्तों, जो बच्चियाँ होती हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर अशुद्ध पानी दिया जाए, है ना दोस्तों? तो उनको क्या हो जाता है, उनके ओंठ नीले-नीले पड़ जाते हैं। याद रखेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम उसे कहते हैं, उस डिजीज़ को दोस्तों याद रखेंगे। समुद्र में तेल जल प्रदूषण का कारण है। तेल में उपस्थित नैप्थलीन और मिथाइल नैप्थलीन के कारण कीड़े तथा मछलियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं, है ना मित्रों? याद रखेंगे, फसलों को बचाने में अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी व अन्य क्लोरीन मुक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा कम विघटन होता है। ये खाद्य श्रृंखला के जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं भैया? पता है आपको, जो आपके गंदगी है घर के, उसको तालाबों वगैरह में न डालें। उसको एक सुरक्षित, मतलब एक ऐसी जगह, निश्चित जगह डालें जहाँ पे सरकार की जो आपको पता है मुहिम है, जो नगर पंचायत वाले हैं, नगर पालिका में जो कूड़े वगैरह उठाने वाले आते हैं, वो उठा ले जाते हैं अपनी गाड़ी से। और वह एक निश्चित जगह ले जाते हैं जहाँ पे उसको जलाते हैं, कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा उसको डंपिंग करते हैं, है ना दोस्तों? घरेलू अपमार्जक जो होते हैं जलाशयों में नहीं डालना चाहिए। कीटाणु पदार्थ, खरपतवारनाशी पदार्थ का कम यूज़ करें भैया। शवों का विसर्जन नदियों में नहीं करें, है ना दोस्तों? पशुओं को तालाबों, पोखरों में नहीं नहलाएँ दोस्तों, इतनी बातें नहीं। दोस्तों 2 क्वेश्चन में पता है आप कितना कुछ सीख लिए? बहुत कुछ सीख लिए मित्रों, याद रखेंगे। पौधों में अनुकूल, या देख रहे हैं क्वेश्चन? पौधों में अनुकूलन की विस्तृत वर्णन कीजिए। तो बता देंगे जलोद्भिद होता है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे मित्रों, है ना? आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने मित्रों को बताएँगे, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि लगे कि हाँ, ऑनलाइन शिक्षण के स्टूडेंट हैं आप, है ना मित्रों? चलिए धन्यवाद।